So today we are going to start the next unit, that is the kinematics. So kinematics, it is the branch of physics that deals with the study of motion of objects without going into the details of the cause of the motion. is called as kinematics. So ये जो kinematics है इसमें हम स्टडी मोशन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन स्टडी करते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द काज के बारे में हम केयर नहीं करते हैं कि मोशन कैसे प्रोड्यूस हो गई, बट वी ओनली स्टडी द मोशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि मोशन में हम क्या स्टडी करते हैं। सो वी स्टडी पोजीशन एट डिफरेंट टाइम्स, पार्टिकल की पोजीशन क्या है डिफरेंट टाइम्स पे। वी ट्राई टू डिटरमाइन दैट पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, पार्टिकल ने या ऑब्जेक्ट ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, डिस्टेंस कवर्ड, then displacement covered, then it is speed at different times, then it is velocity at different times, then it is acceleration at different times. ये सब चीज़ें हम जब पढ़ेंगे एक पार्टिकल के बारे में जो मोशन में होगा, so it means we have studied the motion, we have studied the kinematics of the motion of the particle. Okay, so before going into the details of kinematics, let's first clear what do we mean by rest and motion. So this is an observer. यहाँ पे हमने एक ट्रैफिक लाइट रखी हुई है, ये ऑब्जर्वर है, ये ट्रैफिक लाइट है, तो ये एक कार है। सो t इज इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे ये कार जो है ये कम दूरी पे है इस ऑब्जर्वर से, और ये जो ट्रैफिक लाइट है ये ज़्यादा दूरी पे है इस ऑब्जर्वर से। तो ये है कार की पोजीशन t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, और ये है ट्रैफिक लाइट की पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। अब हम देखेंगे इन दो में से, इस कार और इस ट्रैफिक लाइट के इन दो में से कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। सो नाउ एट t इज इक्वल 10 सेकंड आप देखिए कार यहां तक पहुंच रही है। सो दिस एट t इज इक्वल 10 सेकंड। सो द पोजीशन ऑफ द ट्रैफिक लाइट अगर आप देखोगे इसकी पोजीशन t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे ये इतनी ही दूरी पे था ऑब्जर्वर से, और t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे भी ये इतनी ही दूरी पे है ऑब्जर्वर से। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है, इस ट्रैफिक लाइट की पोजीशन है, इट डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। सो वी से दिस इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। बट अगर आप कार देखोगे, कार की पहले यहाँ भी पोजीशन थी, वो इस पोजीशन पे था पहले t इक्वल टू 0 सेकंड पे, अब वो इस पोजीशन पे है, पहले कम दूरी पे थी अब ज्यादा दूरी पे है। सो इट मीन्स कि ये जो पोजीशन ऑफ द कार विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर हैज चेंज्ड विद टाइम। सो वी से दैट दिस कार इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। सो हम तब कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट रेस्ट में जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट को तब हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड ऑब्जर्वर जो मैंने बताया आपको। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम नोट करें, द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म्स है। इट मीन्स कि डिपेंड्स कि हम किस ऑब्जर्वर के रिलेटेड मेजर कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी साइमल्टेनियसली एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर उसी टाइम एक ऑब्जेक्ट उसी टाइम एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट रेस्ट में हो सकता है, और एट द सेम टाइम वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट मोशन में हो सकता है, क्योंकि हमने ऑब्जर्वर चेंज किया है जिस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट हम मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी हमने कार की एग्जांपल देखी, कार की एनिमेशन देखी, उसमें अगर आप देखोगे मूविंग कार इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर। अगर आप देखोगे कार की पोजीशन ड्राइवर के रेस्पेक्ट चेंज नहीं हो रही है, कार t इक्वल टू 0 सेकंड पे भी ड्राइवर के नीचे ही थी और t इक्वल टू
10 सेकंड पे भी ड्राइवर के नीचे ही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर। सो कार इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर। बट अगर आप एट द सेम टाइम देखोगे इट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। जो हमने ऑब्जर्वर रखा हुआ था उसके रिस्पेक्ट हमने देखा कि वो मोशन में है, क्योंकि t इक्वल टू 0 सेकंड पे नजदीक थी, कम डिस्टेंस पे थी, t इक्वल 10 सेकंड पे दूर चली गई। सो कार ड्राइवर के रेस्पेक्ट रेस्ट में है, बट it is in motion with respect to the observer on the ground. So one dimensional motion, we will start with one dimensional motion because it is the simplest motion. So we will start from with simple, and then we will move to complex 2-dimensional and 3-dimensional motions. So one dimensional motion हम किसे कहते हैं? The motion of a particle moving along a straight line is called as one-dimensional motion. जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है तो हम उसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, बिकॉज एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि अगर किसी भी टाइम पे आपको पार्टिकल की पोजीशन, जो कि हम आगे देखेंगे, पोजीशन लोकेट करनी है, पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, तो हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज वन डायमेंशनल मोशन, एक डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। सो दिस वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल्स आप लीजिए। सो मोशन ऑफ ए फॉलिंग एप्पल, जब ट्री से एप्पल फॉल होता है, सो इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, सो इट इज मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन ऑफ एलिवेटर, हाँ एलिवेटर जो होता है, लिफ्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी अगर आप मोशन देखोगे दैट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, दैट्स अगेन वन डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ कार इन लास्ट एनिमेशन, जो हमने अभी इससे पहले एनिमेशन देखी, उसमें अगर आप कार की मोशन देखोगे दैट कार मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, सो दैट इज अगेन वन डायमेंशनल मोशन। सो वी विल स्टार्ट विद द टर्मिनोलॉजी फर्स्ट। The first term that we must know to study the one dimensional motion or any motion, that is position. So to locate the position of the particle with respect to an observer, किसी भी पार्टिकल जो कि मोशन में हो या रेस्ट में हो, उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट हम क्या करते हैं, जो पहला स्टेप है, we assign a coordinate system to the observer. We assign a coordinate system to the observer. जो observer होगा उस पे एक coordinate system बनाते हैं, x axis, y axis, z axis, ठीक है। क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है, यहाँ पे हमें y axis और z axis की जरूरत नहीं है दिखाने की। तो अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा भी सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही एक्सिस दिखाई है, दैट्स x डैश o x, तो हमने x एक्सिस ही दिखाई है। ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें सिर्फ हमने एक एक्सिस दिखाई है। हम y एक्सिस भी दिखा सकते हैं, z एक्सिस भी दिखा सकते हैं, बट सिंस इट इज ऑन वन डायमेंशनल मोशन उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ ओरिजिन पे होगा, ओह पे ऑब्जर्वर होगा, और ये x डैश o x जो है ना, ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन किया है ऑब्जर्वर को। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए ही हम पार्टिकल की पोजीशन मेजर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं x डैश o x को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन किया ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है, उसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में असाइन किया, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, यहाँ पे सिर्फ हमने x एक्सिस दिखाया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अब के बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और ये जो O पॉइंट O है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, यहां पे ऑब्जर्वर होगा। तो अब ये तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ये तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया। तो आज के बाद जब भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड हम यूज करेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज एन ऑब्जर्वर, इट्स एक्चुअली एन ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर की जगह पे हम यहाँ पे टेक्निकली वर्ड यूज करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। तो अब कैसे हम पोजीशन मेजर करेंगे? सपोज ये पार्टिकल हमारा 5 पे है, तो इसकी जो पोजीशन है ना, दैट इज सिंपली गिवन बाय इट्स कोऑर्डिनेट, इट्स x कोऑर्डिनेट, दैट इज गिवन बाय इट्स x कोऑर्डिनेट, लाइक दिस। पोजीशन ऑफ पार्टिकल p इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू +5 मीटर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, +5 है, तो ये इसकी पोजीशन है। सो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपली गिवन बाय इट्स x कोऑर्डिनेट। अगर हमने x एक्सिस के बजाय y एक्सिस इसलिए होगी तो y कोऑर्डिनेट देता, अगर y एक्सिस के बदले
z एक्सिस ली होगी तो z कोऑर्डिनेट देता है। सो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपली गिवन बाय इट इज x कोऑर्डिनेट इन वन डायमेंशन। यहाँ पे हमने दूसरा पार्टिकल लिया, यहाँ पे q पार्टिकल, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल q इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट देगा और वो किसके बराबर है -3 मीटर। तो ये इसकी पोजीशन है, क्योंकि हमें +5 पता चल गया तो हमें इसकी पोजीशन पता चल गई, हमें -3 कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हमें इसकी पोजीशन पता चल गई। सो कोऑर्डिनेट गिव्स द पोजीशन। अब इसमें आप देखिए कि इसमें इन जनरल अगर किसी भी पॉइंट ए पे पार्टिकल होगा, जिस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x, देन इट इज पोजीशन विल बी गिवन बाय कोऑर्डिनेट x। तो सिंपली यहाँ पे मैं ये कहूँगी कोऑर्डिनेट x हमें पोजीशन देता है। अब इसमें देख रहे हो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी मीनिंग क्या है कि पॉजिटिव साइन मीन्स पार्टिकल इज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस एंड वाइस वर्सा, नेगेटिव साइन मीन्स इट इज ऑन नेगेटिव x एक्सिस। तो ये हो गया पोजीशन हम कैसे मेजर करते हैं। सो पोजीशन मेजर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, वी असाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द ऑब्जर्वर कीपिंग द ऑब्जर्वर एट ओरिजिन। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो ओरिजिन जो ऑब्जर्वर होगा ओरिजिन पे उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो फिर पोजीशन कैसे हम मेजर करते हैं, पोजीशन इज सिंपली गिवन बाय द एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट टर्म इज डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। एक गिवन टाइम इंटरवल में जो पाथ पार्टिकल जो बॉडी पाथ ट्रेवल करती है उस पाथ की जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय s, इसको हम s से डिनोट करेंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर्स में हमने देखा हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कीजिए, ये हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, तो ये टाइम मेजर करने के लिए हमने इसमें एक और कोऑर्डिनेट ऐड किया है t। तो सपोज हमें इनिशियली पार्टिकल 1 पे है, देन at t is equal to 2 सेकेंड, and then it moves to 6 पे जाने के बाद ये वापस आ जाता है 4 पे when time is 6 सेकेंड। अब 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के इस 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक का जो ये टाइम इंटरवल है, 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, इसमें पार्टिकल 1 से 6 तक जाता है, फिर 6 से वापस आता है 4 तक। तो इसका जो पाथ रहा वो ये रहा, यहां से 1 से 6 देन फ्रॉम 6 to 4 बैक, ये इसका पाथ है। तो इसमें जो एक्चुअल लेंथ इस पाथ की है वही डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल डेल्टा t 6 - 2 दैट्स 4 सेकेंड, क्योंकि फाइनल टाइम 6 सेकेंड है, इनिशियल टाइम 2 सेकेंड है, तो 6 - 2 हमें टाइम इंटरवल देगा दैट इज 4 सेकेंड। तो इस 4 सेकेंड के इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड है s दैट इज इक्वल टू, पहले ये 1 से 6 तक जाता है, कितने मीटर्स आते हैं 1 2 3 4 5, तो पहले 5 मीटर्स कवर करता है, प्लस फिर ये 6 से वापस आ जाता है 4 पे, तो ये 2 मीटर्स कवर करता है, तो 2 मीटर दैट इज 7 मीटर। सो 7 मीटर इज द distance covered by the particle in this time interval of 4 seconds. So next, if S1 is the distance covered up to time t1, अगर S1 this is the distance covered by the particle up to time t1, t1 तक कितनी distance cover की गई है S1, t2 तक कितनी distance cover की गई है S2, t2 is greater than t1, t1 तक S1 cover की गई है distance, t2 तक S2 डिस्टेंस कवर की हुई है। तो जो टाइम इंटरवल डेल्टा t होगा t2 - t1, इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल डेल्टा t t2 - t1 इज गिवन बाय, एंड दैट इज सिंपली इक्वल टू S2 - S1। तो फाइनल टाइम तक कितनी डिस्टेंस कवर की माइनस इनिशियल टाइम तक कितनी डिस्टेंस कवर की, वो हमें देगा कि उस टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर की, वी डिनोटेड बाय डेल्टा s। सो रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next, displacement, again very very important. The displacement covered by a particle in time interval delta t equal to tf minus ti, tf is final time, ti is initial time, तो जो टाइम इंटरवल होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो किसके बराबर होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये समझने के लिए अगेन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं। सपोज पार्टिकल P पहले यहाँ पे था, ti टाइम पे इसकी पोजीशन क्या थी, xi। अब टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, सो सपोज इट मूव्स टू दिस पोजीशन नाउ व्हेन टाइम इज tf एंड पोजीशन इज xf। तो tf टाइम पे इसकी पोजीशन क्या है, xf। तो डिस्प्लेसमेंट ये बन गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, सो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से यहां तक क्या है, xi, और यहां से यहां तक क्या है, xf। तो ये किसके बराबर होगा, इट विल बी सिंपली इक्वल टू xf minus xi, so it is xf minus xi, so this is our displacement, final position minus initial position, so this is displacement xf minus xi। so very important, remember it, displacement is always equal to final position minus initial position and it is denoted by delta x। next, it is a vector quantity, ये जो displacement है ये vector quantity whose direction is always from initial position towards final position। तो क्योंकि हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, वैल्यू भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो लाइक दिस, सपोज पहले हमें पार्टिकल यहाँ पे है xi पे, व्हेन टाइम इज ti, देन इट मूव्स टू xf व्हेन टाइम इज tf। तो ये हमारा बन गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के ऊपर हमने एरो डाला हुआ है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इस तरह मूव, हाउएवर अगर पार्टिकल P टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है लाइक दिस, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन बन जाएगी एट tf, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट ये बन जाएगा और ये है डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, एंड यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। बट डेल्टा एक्स हैज टू पॉसिबल डायरेक्शंस, राइट एंड लेफ्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इसकी सिर्फ दो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय प्लस एंड लेफ्ट डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय माइनस। ये जो दो डायरेक्शंस हैं इनको हम प्लस माइनस से डिनोट कर सकते हैं। सो नो नीड टू पुट एरो ऑन डेल्टा एक्स। सो इन केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन तो सिर्फ दो ही डायरेक्शंस पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, राइट और लेफ्ट। इन दो डायरेक्शंस को हम प्लस और माइनस साइन से डिनोट कर सकते हैं, जो कि अभी आप आगे देखोगे कि अगर पार्टिकल राइट मूव कर रहा है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट है तो ये पॉजिटिव आता है, अगर ये लेफ्ट है तो ये नेगेटिव आता है। तो हमें इस वन डायमेंशनल मोशन में इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो डालने की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन, जो कि आप आगे देखोगे, वहां पे मनी डायरेक्शंस होती है इसकी, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो वी हैव टू पुट एरो ऑन द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे आप देखिए, सपोज पार्टिकल यहां पे 3 पे है पहले, देन इट मूव्स ओवर टू 7, सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बन गया टू डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, हमारा डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इज 7 माइनस इनिशियल पोजीशन इज 3, सो इट इज प्लस 4 मीटर। तो यहाँ पे आप देखिए प्लस आ गया, पॉजिटिव आ गया, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट। सो जब डिस्प्लेसमेंट राइट होता है तो उस टाइम ये पॉजिटिव आता है। इस केस में आप देखिए, सपोज पहले इनिशियली 2 पे है पार्टिकल, देन इट मूव्स ओवर टू -1, सो दे हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। अब हम कैलकुलेट करते हैं ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एक्स इज इक्वल अगेन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, -1 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 2, ये आ गया -3, तो इसमें नेगेटिव आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट टुवर्ड्स राइट होती है, यानी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव आता है।
जब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होती है तो ये नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हमें एरोज डालने की जरूरत नहीं है। सो पॉजिटिव मीन्स टुवर्ड्स राइट एंड नेगेटिव मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट। So magnitude of displacement delta x is not in general equal to distance s as illustrated below. Very important point कि ये जो displacement delta x है in general इसका वैल्यू distance s के बराबर नहीं होता है। distance s का तो सिर्फ वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वो जो डेल्टा एक्स इसका मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड, इसका जो वैल्यू होता है वो इन जनरल डिस्टेंस के बराबर नहीं होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज इनिशियली पॉइंट P पे t इक्वल 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है, 1 पे है। नाउ इट मूव्स ओवर टू 6, देन इट कम्स बैक टू 4 लाइक दिस। एट t इक्वल टू 6 सेकेंड इट रीच्ड एट 4। अब हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 सेकंड, क्योंकि ये 4 सेकंड का जो ये इंटरवल है, इस 4 सेकंड के इंटरवल में हम देखेंगे डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस हमें पता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। पहले पार्टिकल 1 से 6 तक है, सो इट इज 5 मीटर। फिर 6 से आया वापस 4 तक, तो प्लस 2 मीटर, सो ये कितना आ गया, 7 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड इज 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स देखेंगे। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली 6 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे है, 4 पे। इनिशियली किस पे था, 1 पे। सो इट इज 4 माइनस 1 एंड दैट इज 3 प्लस 3 मीटर। तो आप देख रहे हो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर। वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 7 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इन जनरल इक्वल नहीं होता है। एज ए स्पेशल केस, बट एक स्पेशल केस है जिसमें ये इन दो का वैल्यू इक्वल होता है। व्हाट इज दैट स्पेशल केस, व्हेन पार्टिकल्स डू नॉट टर्न बैक ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब पार्टिकल अपनी मोशन के दरमियान टर्न बैक नहीं करता है, वापस नहीं मुड़ता है, तो इन दैट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एस, रादर डेल्टा एस या एस। तो इनका वैल्यू इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। लाइक सपोज इनिशियली पी पार्टिकल कहाँ पे है, 2 पे, देन इट मूव्स ओवर टू 6, तो एस किसके बराबर आएगा, 1 2 3 4 मीटर आएगा। सो इट इज 4 मीटर। एंड डेल्टा एक्स किसके बराबर आएगा, सो वो आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, 6 माइनस 2, सो 6 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस 4 मीटर। तो इसमें आप देख रहे हो कि डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 4 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी कितना है, 4 मीटर है। सो इस केस में आप देख रहे थे कि पार्टिकल ने टर्न बैक नहीं किया। इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने टर्न बैक नहीं किया। जब पार्टिकल टर्न बैक नहीं करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन ए वैनिशिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, वेरी वैनिशिंग स्मॉल मींस क्लोज टू जीरो, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली पार्टिकल को उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो टर्न बैक करे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल कैन नॉट टर्न बैक, पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जब पार्टिकल टर्न बैक नहीं कर पाता है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा, लाइक दिस। सो देयरफॉर डेल्टा एक्स डी एक्स मॉड का मीन इसका मैग्नीट्यूड, वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे हम डी एस से डिनोट करेंगे। डी एस मीन्स एक्चुअली वेरी स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि उस टाइम डिस्टेंस भी वेरी स्मॉल होगी, तो स्मॉल डिस्टेंस हम डी एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स से डिनोट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे हमें जरूरत पड़ेगा ये पॉइंट। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है, लाइक डिस्टेंस। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स।
तो द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टू द टाइम इंटरवल। तो किसी भी टाइम इंटरवल में जो हम एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं, दैट इज द रेशियो। किस किसका रेशियो होता है कि पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइड बाय कितना टाइम इंटरवल लगा। लाइक दिस, सपोज टी आई तक डिस्टेंस कवर्ड की है एस आई, टी एफ तक डिस्टेंस कवर्ड की है एस एफ। तो टाइम इंटरवल हमारा कितना बन जाएगा, टी आई से लेकर टी एफ तक, ये हमारा टाइम इंटरवल बन जाएगा और इसको हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा बन जाएगा डिस्टेंस कवर्ड और इसको हम डेल्टा एस से डिनोट करेंगे। डेल्टा टी किसके बराबर होगा, टी एफ माइनस टी आई। डेल्टा एस किसके बराबर होगा, एस एफ माइनस एस आई। तो अब जो इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी में कितनी डिस्टेंस कवर की हुई है, कितनी डिस्टेंस कवर हो गई है, डेल्टा एस। तो एज पर आवर डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, डिस्टेंस कितना कवर हुआ डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। So this is the average speed and that is equal to SF minus SI divided by TF minus TI. So this is average speed. And V average is always positive. Very very important. Average speed हमेशा positive होती है क्योंकि SF हमेशा greater than SI होता है। फाइनल, क्योंकि TF is greater than TI, इसलिए SF greater than SI होता है। फाइनल डिस्टेंस TF तक जो डिस्टेंस कवर की हुई होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इनिशियल टाइम तक डिस्टेंस कवर की हुई होगी वो कम होगी। सो SF इज ऑलवेज ग्रेटर देन SI। एज अ रिजल्ट जब SF ग्रेटर देन SI है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा तो V एवरेज भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये जो ना ये डिनोमिनेटर ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। फाइनल टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल टाइम। सो रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, V एवरेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। The average speed gives the overall rapidity with which particle moves in this interval. So physical significance क्या है एवरेज स्पीड की, ये हमें देता है कि ओवरऑल में इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल स्लोली मूव किया है या फास्ट मूव किया है, यानी किस रैपिडिटी से पार्टिकल इस इंटरवल में ओवरऑल में मूव किया है। टोटल इफेक्ट हमें देता है कि इस इंटरवल में टोटल इफेक्ट में पार्टिकल फास्ट मूव किया है या स्लो मूव किया है। एक्चुअल सिचुएशन हमें नहीं देता क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन में द रैपिडिटी और स्लोनेस में वेरी इंस्टेंट टू इंस्टेंट विद इन द गिवन इंटरवल। एक्चुअल सिचुएशन में ये हो सकता है कि टाइम टू टाइम इसकी जो रैपिडिटी है फास्टनेस और स्लोनेस वो चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम, बट एवरेज स्पीड हमें ओवरऑल में बताता है कि ओवरऑल में पार्टिकल फास्ट मूव किया है या स्लो मूव किया है। तो ये हमें इस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया आएगा। यहाँ पे हम एक मैच की एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे ओवर्स लिया हमने, यहाँ पे रन्स लिए हमने, यहाँ पे एवरेज रन रेट लिया हमने। तो एवरेज रन रेट यहाँ पे है इन द प्लेस ऑफ एवरेज स्पीड। तो ये हमें रैपिडिटी। सपोज हमारे पास 20 ओवर्स का मैच है, इस 20 ओवर्स में बन गए 100 रन बन गए, तो एवरेज रन रेट किसके बराबर आएगी, 100 डिवाइड बाई 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज में एक ओवर में कितने रन बने, 5। तो 20 ओवर में कितने बने, 100 रन। तो ये हमें एवरेज में बताता है कि एवरेज में ओवरऑल में एक ओवर में कितने रन बने हैं, 5। बट एक्चुअल सिचुएशन ये होगी कि किसी ओवर में तो 0 रन बने होंगे, किसी ओवर में 20 रन भी बने होंगे, 15 रन भी बने होंगे, 10 रन भी बने होंगे। सो एक्चुअल सिचुएशन में अलग अलग इन 20 ओवर्स में अलग अलग ओवर में अलग अलग रन बने हुए होंगे। बट ये जो एवरेज रन रेट है ये हमें बताता है कि ओवरऑल में एक ओवर में कितने रन बने हैं, एंड दैट इज 5। तो ये हमें ओवरऑल में इफेक्ट बताता है, ओवरऑल में ज्यादा रन बने हैं कि कम रन बने हैं। एक्चुअल सिचुएशन नहीं बताता है क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन में अलग अलग ओवर में अलग अलग रन बने होंगे, किसी में 0 बना होगा, किसी में 1 बना होगा, किसी में 10, किसी में 20 भी। तो ये अब रैपिडिटी आ गई स्लो, क्योंकि ओवरऑल में एक ओवर में 5 रन बने हुए हैं तो ओब्वियसली हम कह सकते हैं कि रन स्लो बने हुए हैं। तो इस तरह दूसरे एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कीजिए, यही 20 ओवर्स लेंगे हम। सपोज अब 20 ओवर्स में 200 रन बने, तो एवरेज रन रेट कितनी आएगी, 10। तो अब एक ओवर में ओवरऑल में एक ओवर में 10 रन बने हैं। जब ओवरऑल में एक ओवर में 10 रन बने हैं, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि रैपिडिटी फास्ट है, रन फास्ट बने हैं। तो जस्ट लाइक एवरेज रन रेट हमें बताता है कि ओवरऑल में रन स्लो बने हैं या फास्ट बने हैं,
इसी तरह जो एवरेज स्पीड है ये भी हमें ओवरऑल में एक टाइम इंटरवल में, एक गिवन टाइम इंटरवल में पार्टिकल फास्ट मूव किया या स्लो मूव किया, उसकी रैपिडिटी हमें बताता है. सो इट डजंट टेल अस actual situation. So remember that it doesn't tell us actual situation. It tells us averaged situation or total effect. To know rapidity at instant to instant. अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें पता चलना चाहिए कि रैपिडिटी इंस्टेंट टू इंस्टेंट हर एक टाइम पे, इस टाइम इंटरवल में जो हमें गिवन टाइम इंटरवल है टी आई से टी एफ तक, इसमें जितने भी टाइम्स आते हैं हमें हर एक इंस्टेंट पे रैपिडिटी पता होनी चाहिए. हर एक इंस्टेंट पे देखने हैं कि पार्टिकल स्लो जा रहा है कि फास्ट जा रहा है. एंड दैट इज दैट वी डिफाइन, वो जानने के लिए हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. So instantaneous speed, the speed at a given instant of time is called as instantaneous speed. एक particular average speed आपने देखी, it is the speed between two timers and speed in a time interval. But instantaneous speed is the speed at a given instant of time. एक particular time पे कितनी स्पीड है पार्टिकल की, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए तो हमें एक टाइम पे स्पीड निकालनी है. ये निकालने के लिए हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ही यूज करेंगे. तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी था. टी आई टाइम पे डिस्टेंस, टी आई टाइम तक डिस्टेंस कितनी कवर की थी, एस आई. टी एफ तक एस एफ, ये हमारा टाइम इंटरवल डेल्टा टी बन गया और ये हमारी बन गई डिस्टेंस कवर्ड डेल्टा एस. और ये हमारा है एवरेज स्पीड डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी. अब हमें क्या करना है, हमें किसी एक टाइम पे, हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड निकालनी है जिसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी एवरेज स्पीड की इस फिगर से, इसी कंसेप्ट से हम निकालेंगे. हम क्या करेंगे, ये जो है ना टी एफ, इस टी एफ को हम क्लोज ले लेंगे. वी विल ब्रिंग इट क्लोज टू टी आई, ताकि ये जो दो टाइम्स है, ये जो दो टाइम्स हैं, ये इतने क्लोज आ जाए एक दूसरे के, हम इसको एक टाइम कंसिडर कर सकते हैं. तो हमें सिंगल टाइम मिल जाएगा. उस टाइम जो स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड नहीं होगी, वो क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो हम ऐसे करेंगे, ये टी एफ को हमने लाया क्लोज टू टी आई. यहाँ पे मैंने थोड़ा दूर दिखाया है ताकि फिगर में क्लियर हो, बट एक्चुअली इट इज वेरी वेरी क्लोज टू टी आई, इनफिनिटेसिमली क्लोज टू टी आई, वेरी वेरी क्लोज टू टी आई. तो जब टी एफ क्लोज आ जाएगा, ऑब्वियसली एस एफ एस आई के क्लोज आ जाएगा. तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिनोट करते हैं, मैथमेटिकली हम इसको डिनोट करते हैं टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. तो ये जो मैंने यहाँ पे टी एफ को, जो मैंने टी आई की क्लोज लाया ना, मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0. यानी हम इस डेल्टा टी को डिक्रीज करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जाते हैं. इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 नाउ. अब ये 0 के बहुत ही क्लोज होगा. सो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. तो लेफ्ट हैंड साइड में भी लिया हमने, राइट हैंड साइड में भी हमने लिया. तो अब क्या होगा, ये जो हमारा ये डेल्टा टी अभी इतना रह गया, और जो हमारा ये डेल्टा एस है अब ये इतना स्मॉल रहेगा यहाँ पे. अब जब ये डेल्टा टी स्मॉल बन गया, अब ये डेल्टा टी से नहीं बल्कि डी टी से हम डिनोट करेंगे. और जो डेल्टा एस है वो डेल्टा एस से डिनोट नहीं करेंगे हम इसको, हम डी एस से आप डिनोट करेंगे. तो हमारा डेल्टा टी क्या बन गया, डी टी. हमारा डेल्टा एस क्या बन गया, डी एस. ये लिमिट अप्लाई करने से, यानी टी एफ को टी आई के क्लोज लेने से, तो ये बन जाएगा हमारा. अब जो स्पीड बनेगी वी एवरेज, अब हालांकि अभी भी दो टाइम्स के दरमियान है, जो स्पीड हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी भी दो टाइम्स के दरमियान है, बट ये दो टाइम्स इतने क्लोज है एक दूसरे के, वी कैन कंसिडर देम एज सिंगल टाइम. तो अब जो स्पीड होगी वो एवरेज नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड. और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम v से डिनोट करते हैं. तो ये लिमिट अप्लाई करने से v एवरेज क्या बन जाएगा, v दैट विल बी इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करने से क्या बन गया, डेल्टा एस किस में कन्वर्ट हो गया, डी एस में. तो डेल्टा एस के बदले आएगा डी एस और डेल्टा टी के बदले डी टी. सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेंटेनियस स्पीड v इज इक्वल टू डी एस डिवाइड बाय डी टी. सो नेक्स्ट एस टी ग्राफ यानी स्पीड टाइम ग्राफ. तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे हम, जिसमें हम टाइम्स भी नोट करेंगे और डिस्टेंसेस कवर्ड भी नोट करेंगे. तो फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं लाइक दिस. यहाँ से हम लेंगे डिस्टेंस, यहाँ से हम लेंगे टाइम. तो सपोज दिस और ग्राफ, ये हमारा ग्राफ आ गया.
इसको हम कहते हैं ST ग्राफ, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। सो लेट अस जॉइन दीज टू पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइन। अब A पे सपोज A पे टाइम है हमारा TI और डिस्टेंस कवर्ड है SI। B पे हमारा टाइम है TF और डिस्टेंस कवर्ड है SF। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमने C लिखा, और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा T, दैट्स TF माइनस TI। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा S, दैट इज SF माइनस SI। तो ये अगर ये डेल्टा T है तो ये भी डेल्टा T, AC भी डेल्टा T होगा। सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ तक डेल्टा S है तो ये BC भी क्या होगा, डेल्टा S। सो लेट दिस एंगल बी थीटा। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, तो हमें पता है ग्राफ्स में हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन येलो कलर की ली है A और B के दरमियान, इसका हम स्लोप निकालेंगे। एंड फ्रॉम द ग्राफ्स वी नो दैट ये स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। सो tan थीटा के बराबर अगर इस ट्रायंगल में देखोगे ACB में देखोगे तो tan थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सो इट इज BC डिवाइड बाय AC एंड दैट विल बी इक्वल टू BC के बदले डेल्टा S और AC के बदले डेल्टा T। So it is delta S divided by delta T and that will be equal to V average. So V average किसके बराबर आ गया हमारा, slope of straight line joining A and B. So this is the geometrical interpretation of average speed. Average speed geometry में graphs में किसके बराबर होगी, so remember it is slope of straight line joining A and B. दो पॉइंट्स को, जिन दो टाइम्स के दरमियान हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, उन दो पॉइंट्स को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती है, वी एवरेज उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बराबर होता है। नेक्स्ट हुए है अगेन ST ग्राफ कंटिन्यू। वी एवरेज हमने निकाला है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। तो ये हमारा ग्राफ, यही ग्राफ है जो हमने लिया हुआ था। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में भी लिमिट अप्लाई करेंगे, राइट साइड में भी लिमिट अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, TF को TI के क्लोज लाना है, या उल्टा भी कर सकते हैं, TI को TF के क्लोज ले सकते हैं हम। सो बट मैं क्या करूंगा, मैं TF को TI के क्लोज लाऊंगा। वो कैसे आएगा, TF TI के क्लोज कैसे आएगा, जब पॉइंट B नीचे A के क्लोज आएगा, लाइक दिस। क्योंकि ये हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अब देखिए B A के क्लोज आ गया, तो जब B A के क्लोज आएगा तो ये TF यहाँ पे आ जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो सिमिलरली ये SF भी आ जाएगा नीचे यहाँ पे, लाइक दिस। तो अब ये जो डेल्टा T हमारा था ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे स्मॉल dt बन जाएगा, लाइक दिस। और ये जो हमारा डेल्टा S था यहाँ पे, अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, स्मॉल लाइक ds। तो ये डेल्टा T क्या बन गया, सॉरी डेल्टा S क्या बन गया, लिमिट की अप्लाई करने से ds। डेल्टा T क्या बन गया, dt। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो ये जो स्ट्रेट लाइन थी अब ये बन गया, ये अभी भी स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट्स पे टच कर रही है इस ग्राफ को, बट दो पॉइंट्स इतने क्लोज है एक दूसरे के, हम सिंगल पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। सो ये टेंजेंट बन गया, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हैं उसको हम टेंजेंट कहते हैं। अब ये टेंजेंट बन गया। सो डेल्टा S के बदले आ गया ds, डेल्टा T के बदले आ गया dt, और अब जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें था स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, लिमिट अप्लाई करने से स्ट्रेट लाइन क्या बन गई, टेंजेंट। तो ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A। सो ये मेंशन करना है हमने A पे, क्योंकि B को हमने A तक लिया, अगर हम A को B के करीब लाते तो ये बन जाता स्लोप ऑफ टेंजेंट एट B। सो ये बन गया बेटा हमारा VA, यानी स्पीड एट A, क्योंकि ds by dt इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या आ गई हमारे ग्राफ्स में। इंस्टेंटेनियस स्पीड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड देखनी, किसी भी टाइम पे अगर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड देखनी, वो किसके बराबर होगा, ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। So that will be equal to slope of tangent at that point. Next, we have VT graph and a speed time graph.
अगेन हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, डिफरेंट टाइम्स को नोट करेंगे और उन टाइम्स पे जो स्पीड है पार्टिकल की वो नोट करेंगे, फिर देन वी प्लॉट है ग्राफ। तो यहाँ से हमारी स्पीड आ गई, यहाँ से हमारा टाइम आ गया। सो सपोज दिस इज ग्राफ, ये हमारा ग्राफ आ रहा है यहाँ पे ऐसे फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें भी हम दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट व्हेन टाइम इज t1 और ये पॉइंट व्हेन टाइम इज t2। तो इस t1 और t2 टाइम के दरमियान हमें पता है जो ds होगा वो किसके बराबर होगा, v इंटू डी टी, क्योंकि v किसके बराबर है, ds डिवाइड बाई डी टी। ds किसके बराबर आएगा, v इंटू डी टी। अब ये जो टाइम है हमारा t1 और t2 के दरमियान, t1 से लेकर t2 तक का जो टाइम है, इसको हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल्स लाइक दिस। हर एक का वैल्यू हम क्या रखेंगे, dt 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 dt। अब इस स्मॉल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगी वो स्मॉल डिस्टेंस होगी एंड दैट विल बी ds। यहाँ पे भी ds, 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 यहाँ पे भी ds। तो अब हमने t1 और t2 के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस कवर हो गई है वो निकालनी है। तो वो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगी, s के बराबर। ऑब्वियसली वो इन स्मॉल डिस्टेंस क्या होगा, सम होगा, इन स्मॉल डिस्टेंस का ds का सम होगा। और यहाँ पे हम सम किससे करेंगे, इंटीग्रेशन से, बिकॉज इनके कंटिन्यूस वैल्यूज होंगे। तो कंटिन्यूस वेरिएबल है, कंटिन्यूम है, इसलिए हम इनका सम इंटीग्रेशन से करेंगे। सो s इज इक्वल टू इंटीग्रल t1 से लेकर t2 तक ds, यानी ds को हमने t1 से लेकर t2 तक इन ds को एडअप करना है, तो हमें टोटल डिस्टेंस s कवर कितना होगा वो देगा एंड दैट विल बी इक्वल टू t1 टू t2। ds किसके बराबर है, ऑलरेडी हमें पता है, v dt। और ये किसके बराबर होगा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना ये इंटीग्रल, ये किसके बराबर होगा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। क्यों, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन में देखा है, अगर आपको याद होगा, a टू b इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। यहाँ पे हमें f ऑफ x के बदले क्या है, v, और ds के बदले क्या है, dt। तो ये किसके बराबर, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने वहां पे देखी थी, ये किसके बराबर होता है, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। ये जो फंक्शन यहाँ पे है उस फंक्शन का जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ के अंडर कितना एरिया होगा वो इस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो ये अकॉर्डिंगली ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा, क्योंकि ये भी एरिया अंडर ग्राफ ही होता है और ये भी एरिया अंडर ग्राफ ही आएगा। और वो ये एरिया है जिसको हमने शेड किया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम टाइम t1 टू t2। यानी ये ग्राफ जो इस टाइम एक्सिस के साथ एरिया कवर करता है ना, इस टाइम इंटरवल, उसको हम कहते हैं एरिया अंडर ग्राफ। तो s से हम s किसके बराबर निकला हमें, therefore s is equal to area under velocity speed time graph। very very important, again this is the geometrical interpretation of the डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर निकला हमें, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। सो रिमेंबर इट। नेक्स्ट वी हैव एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखा, उससे हम देख सकते हैं कि पार्टिकल स्लो जा रहा है कि फास्ट जा रहा है। एवरेज स्पीड से हम देख रहे हैं कि पार्टिकल ओवरऑल में एक इंटरवल में स्लो गया कि फास्ट गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड से हमने देखा कि पार्टिकल टाइम टू टाइम फास्ट जा रहा है कि स्लो जा रहा है। सिमिलरली हमारे पास और एक टर्म है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिससे हम देख सकते हैं कि पार्टिकल स्लो जा रहा है कि फास्ट जा रहा है। तो पहले हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए टाइम इंटरवल is defined as a ratio of the displacement covered by the particle to the time interval। एक given time interval में average velocity of the particle को हम define करते हैं किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। उस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिवाइड बाय दैट टाइम इंटरवल, लाइक दिस वी एवरेज। अनफॉर्चुनेटली वी हैव सेम सिंबल फॉर द स्पीड एंड वेलोसिटी। v हमारा स्पीड के लिए भी यूज होता है और v ही हमारा वेलोसिटी के लिए भी यूज होता है। सो v एवरेज, नाउ दिस एवरेज वेलोसिटी नॉट एवरेज स्पीड। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t। डेल्टा x is the displacement covered and delta t is the time taken।
सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स हमें पता है एक्स एफ माइनस एक्स आई के बराबर होता है, एंड डेल्टा टी टी एफ माइनस टी आई. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी. If particle moves along positive x direction, अगर पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, so then we know that delta x is positive. We have already डिस्प्लेसमेंट हमने देखा है, अगर पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में राइट मूव करता है तो डेल्टा x पॉजिटिव होता है, अगर पार्टिकल लेफ्ट मूव करता है डेल्टा x नेगेटिव होता है. ये तो नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज टी एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी आई. तो ये डेल्टा x पॉजिटिव होगा जब पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करेगा. जब डेल्टा x पॉजिटिव होगा तो वी एवरेज भी पॉजिटिव होगा, इसमें भी एवरेज पॉजिटिव होगा, यानी वो भी टुवर्ड्स राइट ही होगा. जब ये पार्टिकल मूव्स अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है यानी लेफ्ट मूव कर रहा है, तो उस टाइम डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स इज नेगेटिव, इंप्लाइज दैट वी एवरेज भी नेगेटिव होगा. हमने देखा एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, बट एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. तो ये नेगेटिव होगी उस टाइम, यानी इसकी डायरेक्शन भी लेफ्ट ही होगी. Like average speed, average velocity also gives overall rapidity with which particle moves in given time interval. So average speed की तरह average velocity पे हमें overall effect देता है, न कि time to time effect. So to know rapidity at instant to instant, we define instantaneous velocity. तो time to time rapidity देखने के लिए हम क्या define करते हैं, instantaneous velocity. तो जिस तरह हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड से निकाला, इसी तरह हम इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी इसको हम एवरेज वेलोसिटी से निकालेंगे. हमें पता है एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी. इसको हम लिमिट अप्लाई करेंगे जिस तरह हमने वहाँ पे किया. सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो से क्या होगा, ये जो ये एवरेज वेलोसिटी है, जो कि एवरेज वेलोसिटी थी, वेलोसिटी बिटवीन टू टाइम्स टी आई और टी एफ के दरमियान जो वेलोसिटी थी, डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो अप्लाई करने से क्या होगा, टी एफ विल कम वेरी वेरी क्लोज टू टी आई. तो टी आई और टी एफ अब एक टाइम हम कंसिडर कर सकते हैं. अब ये वेलोसिटी बिटवीन टू टाइम्स नहीं रही, वेलोसिटी एट सिंगल टाइम बन गई, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. तो ये बन जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v. तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो अप्लाई करने से क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा, डी एक्स, और डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डी टी. सो दिस इज द definition, mathematical definition of the instantaneous velocity. It's always equal to dx by dt. The differentiation of the position with respect to time. So remember, very very important. xt ग्राफ यानी पोजिशन टाइम ग्राफ. हम क्या करेंगे, अगेन एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट पोजिशन नोट करेंगे. देन वी प्लॉट द ग्राफ लाइक दिस. यहाँ से x लिया हमने, यहाँ से t लिया हमने. सो ये हमारा ग्राफ बन गया. सो इसमें भी हम दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेंगे, ए और बी, जस्ट लाइक हमने एस टी ग्राफ देखा था इन केस ऑफ एवरेज स्पीड. तो यहाँ पे एक्स टी ग्राफ है, इतना ही फर्क है. यहाँ पे एस की जगह हमारा एक्स आता है पोजीशन. तो ये स्ट्रेट लाइन है, ए पे हमारी पोजीशन टाइम टी आई है और पोजीशन एक्स आई है, बी पे टाइम टी एफ है और पोजीशन एक्स एफ है. तो यहाँ पे हमने पॉइंट सी लिखा, ये डेल्टा टी बन गया हमारा, ये डेल्टा एस बन गया हमारा. तो ये डेल्टा टी रहेगा, ये भी डेल्टा एक्स बन जाएगा हमारा. तो यहाँ पे हमें थीटा ये एंगल है. सो जस्ट लाइक इट इज सिमिलर टू दैट एस टी ग्राफ. तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी है, हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे, वो tan थीटा के बराबर होगा. दैट विल बी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए सी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस. दैट विल बी इक्वल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, और दैट डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी वी नो दैट इट्स वी एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन joining A and B. So this is the geometrical interpretation of the average velocity. So average speed with slope of straight line joining 2 points, but on ST graph. So average velocity क्या है? Slope of, again slope of straight line joining 2 points, but on XT graph. इतना ही फर्क है इनमें, otherwise geometrical interpretation same है. XT ग्राफ कंटिन्यू. तो हमें अगेन पता है एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग A and B. तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा ग्राफ है. सो इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे. सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, क्योंकि अब एवरेज वेलोसिटी का हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मिल गई. अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की निकालना चाहते हैं. उसके लिए हमें पता है कि हमें लिमिट अप्लाई करना है. हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी लिमिट अप्लाई किया, राइट हैंड साइड में भी लिमिट अप्लाई किया. तो
वी एवरेज के बदले डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा। तो ये डेल्टा लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, डेल्टा एक्स डी एक्स बन के पॉइंट बी पॉइंट ए के क्लोज आ जाएगा, ठीक है। टी एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स एफ यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट लाइक इन दैट एक्स टी ग्राफ। सिमिलर वैसा ही है, तो हमारा डेल्टा टी डी टी बन जाता है, डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, डी एक्स। अब ये डेल्टा एक्स ये स्ट्रेट लाइन अब बन जाता है टेंजेंट, तो डेल्टा एक्स के बदले डी एक्स आएगा, डेल्टा टी के बदले डी टी आएगा। सो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी अब, टेंजेंट। सो डी एक्स बाई डी टी अगेन है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे डी एस बाई डी टी, वहां पे वी ए को हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा था, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सो इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सेम है, सिर्फ इतना फर्क है, एवरेज स्पीड इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन st graph and average velocity is slope of straight line joining 2 points on xt graph. Instantaneous speed is equal to slope of tangent at a point on st graph, और instantaneous velocity की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन xt ग्राफ। सिर्फ ग्राफ का फर्क है, वहां पे st है, यहाँ पे xt, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज सेम। सो वीटी ग्राफ अगेन, अब हम यहाँ पे वीटी ग्राफ ले लेंगे। सो यहाँ पे वहां पे स्पीड टाइम ग्राफ था, यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, नॉट स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसमें भी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर करके हम देखेंगे। सो दिस सेम प्रोसीजर, हमने T1 से T2 का जो टाइम इंटरवल है इसको हमने स्मॉल टाइम में डिनोट डिवाइड किया। तो इसमें वहां पे ds था, यहाँ पे dx है। सो सी द डिफरेंस, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस कवर्ड होती थी, dt टाइम में स्मॉल डिस्टेंस dx कवर होती थी, यहाँ पे स्मॉल वहाँ पे dt टाइम में ds डिस्टेंस कवर होती थी, यहाँ पे स्मॉल टाइम dt में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कवर होता है। तो ds की जगह हमारा dx आएगा, क्योंकि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है हमारा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकालना है वो किसके बराबर आएगा, इन dx का सम फ्रॉम t1 टू t2। सो सेम vt आएगा है यहाँ पे, बट रिमेंबर वहाँ पे v था स्पीड, यहाँ पे v वेलोसिटी है। So its area under VT graph. Again, the same reason geometrical interpretation of the integral. So delta x is area under VT graph. So distance is equal to area under speed time graph, and displacement is equal to area, this area under velocity time graph. यहाँ पे भी analogy है same, अगर आपको वहाँ पे समझ में आया तो यहाँ पे easily समझ में आएगा। So remember these geometrical interpretations. Now we have average acceleration and instantaneous acceleration. Again, very important terms. So पहले हम average acceleration define करेंगे. The average acceleration of a particle in a time interval is defined as the ratio of change in velocity to the particle to the time interval. एक given time interval में हम average acceleration define करते हैं ratio, किसका ratio, उस time interval में इसकी velocity कितनी change हो गई divided by the time interval, like this. ये एवरेज एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या है, वो टाइम इंटरवल जिस टाइम इंटरवल में ये वेलोसिटी इतनी चेंज हो गई है, और वो किसके बराबर होगा, वी एफ माइनस वी आई, बिकॉज डेल्टा वी किसके बराबर होगा, वी एफ माइनस वी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी एफ माइनस टी आई, जो कि हमेशा होता है। तो इसमें आप देखिए अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो डेल्टा टी क्या बन जाएगा, जीरो, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो। तो हम तब कहते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो डेल्टा वी जीरो होगा, जब डेल्टा वी जीरो होगा तो ए एवरेज भी जीरो होगा, यानी एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। जब एवरेज एक्सेलरेशन जीरो होगी तो इट मीन्स पार्टिकल एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है, तो हम तब कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी विद टाइम। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन vf is greater than vi, very important, vf is greater than vi, फाइनल वेलोसिटी is greater than initial velocity। तो ये डेल्टा v क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा v पॉजिटिव बन जाएगा तो ए एवरेज भी क्या बन जाएगा, इंप्लाइज दैट ए एवरेज इज पॉजिटिव। तो एवरेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी उस टाइम, इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं और सिंपली एक्सेलरेशन कहते हैं।
व्हेन वी एफ इज लेस देन वी आई, अगर वी एफ है लेस देन वी आई तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, डेल्टा वी भी नेगेटिव बन जाएगा, तो ए एवरेज भी डेल्टा वी इज नेगेटिव इम्प्लाइज दैट ए एवरेज भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या रिटार्डेशन भी इसको हम कहते हैं, या डिसेलरेशन भी इसको हम कहते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए तो एक ही वर्ड है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन। बट जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, इसको हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। द एक्सेलरेशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब ये तो एवरेज एक्सेलरेशन पहले थी, जो तो दो टाइम्स के दरमियान एक्सेलरेशन थी। अब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम एक्सेलरेशन देखना चाहेंगे तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, एंड इट इज सिंपली डिनोटेड बाय ए। तो अगेन इसको भी हम एवरेज एक्सेलरेशन से निकालेंगे, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी से निकाला, इंस्टेंटेनियस स्पीड को एवरेज स्पीड से निकाला, तो यहाँ पे भी हम इसको एवरेज एक्सेलरेशन से निकालेंगे। हमें पता है एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर है, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो इसको हम लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, फाइनल टाइम इनिशियल टाइम के क्लोज आ जाएगा। जब फाइनल टाइम इनिशियल टाइम के क्लोज आ जाएगा, अब जो ये एवरेज एक्सेलरेशन दो टाइम्स के दरमियान थी, अब वो दो टाइम्स इतने क्लोज है एक दूसरे के टी आई और टी एफ कि उसको हम एक टाइम कंसिडर कर सकते हैं। अब नाउ दिस एवरेज एक्सेलरेशन इज नॉट द एक्सेलरेशन बिटवीन टू टाइम, इट इज द एक्सेलरेशन एट अ सिंगल टाइम, जिसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये अब ए बन जाएगा। जब ये ए बन जाएगा, हमें पता है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो से क्या बन जाएगा, डेल्टा टी डी टी में कन्वर्ट होगा और डेल्टा वी डी वी में कन्वर्ट होगा। तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ mathematical definition of the instantaneous acceleration. So it is differentiation of velocity with respect to time. Very very important. VT ग्राफ, अब इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसिडर कर लेंगे। हम अब चूंकि अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम्स पे एक टेबल बना के डिफरेंट टाइम्स पे वेलोसिटी के डिफरेंट वैल्यूज नोट करके फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ से हम वेलोसिटी लेंगे, यहाँ से हम टाइम लेंगे। तो ये हमारा सपोज ग्राफ आ गया, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये दिस स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। यहाँ पे टाइम का वैल्यू टी आई, वेलोसिटी का वैल्यू वी आई, यहाँ पे टाइम का वैल्यू टी एफ, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू वी एफ। अब ये हम पॉइंट सी लिखा हमने यहाँ पे। अब ये होगा डेल्टा टी के बराबर टी एफ माइनस टी आई, ये होगा डेल्टा वी के बराबर वी एफ माइनस वी आई। सो दिस सेम जस्ट लाइक द एक्स टी और एस टी ग्राफ जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, सिर्फ इतना फर्क है यहाँ पे हमें एक्स के बदले वी है या एस के बदले वी है। तो ये भी डेल्टा टी के बराबर होगा, ये भी डेल्टा वी के बराबर होगा। सो ये एंगल इसको हम थीटा लिखते हैं। तो बाकी सेम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम निकालेंगे, वो tan थीटा के बराबर होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, व्हिच इज इक्वल टू ए एवरेज। सो ए एवरेज की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या मिली हमें, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए एंड बी बट ऑन वीटी ग्राफ। रिमेंबर, सो ये किस पे है, वीटी ग्राफ। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम से निकलती है, इसलिए इसमें हमेशा वीटी ग्राफ आएगा। वेलोसिटी पोजीशन और टाइम से निकलते हैं, इसलिए उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ आता है। स्पीड डिस्टेंस और टाइम से निकलती है, इसलिए उसमें डिस्टेंस एसटी ग्राफ आता है। सो रिमेंबर, दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम कैसे निकालेंगे, सेम जो हमने पीछे किया हुआ है वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे। सो ये एवरेज एक्सेलरेशन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है और ये ग्राफ है। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने एवरेज एक्सेलरेशन को किस में कन्वर्ट करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, वो हमें पता, हम लिमिट से अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये एवरेज के बदले डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी लिखेंगे। अब लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि टी एफ को टी आई के क्लोज लेना है, उसके लिए हमने बी को ए के क्लोज लेना है, जस्ट लाइक दिस। तो ये टी एफ कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा लाइक दिस। ओके, अब ये वी एफ कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा लाइक दिस। ओके, अब ये जो डेल्टा टी था हमारा, ये क्या बन जाएगा, डी टी। अब ये जो डेल्टा वी था हमारा, ये क्या बन जाएगा, डी वी। तो लिमिट अप्लाई करने से क्या हो गया, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो डेल्टा वी अब डी टी डी वी में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा टी डी टी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे था स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, अब ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन क्या बन गई, टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसके डी वी बाई डी टी के बदले हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए मैंने लिखा।
क्योंकि ये हमने ये पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, बी को ही हमने ए के नज़दीक लाया, ए को बी के नज़दीक नहीं लिया। अगर हमने ए को बी के नज़दीक लिया होता तो हमें वी बी लिखता यहाँ पे। हमें पॉइंट मेंशन करना है कि किस पॉइंट पे हम ये एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हैं, क्योंकि इट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो दिस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।